नमस्कार। कल अपन पढ़ रहे थे पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अपन देख रहे थे 14 से लेकर 16वीं शताब्दी तक जो टाइम पीरियड है वो पुनर्जागरण का था। कल अपन ने देखा था कि पुनर्जागरण क्या होता है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं पुनर्जागरण। कल अपन ने देख लिया था पुनर्जागरण क्या है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि पुनर्जागरण के कारण क्या थे। अभी देखेंगे ये इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी पुनर्जागरण की, क्या क्या ऐसा परिवर्तन आया। फिर एक चीज देखेंगे इसके वेरियस, क्योंकि पुनर्जागरण शुरू हुआ था इटली से, तो इटली से ही क्यों प्रारंभ हुआ, ठीक है। इटली से प्रारंभ क्यों, और फिर एक इसका जो लास्ट पढ़ेंगे वो प्रभाव पढ़ेंगे। प्रभाव कुछ शॉर्ट टर्म प्रभाव होगा और कुछ लॉन्ग टर्म प्रभाव होगा। शॉर्ट टर्म में अपन वो देखेंगे कि इसके आर्ट फॉर्म में क्या, कला में क्या प्रभाव आया, स्थापत्य में क्या आया, चित्रकला में क्या आया, संगीत में क्या आया, ठीक है। वेरियस डायमेंशन। लॉन्ग इम्पैक्ट जो पड़ा इसका वो ये पड़ा कि वेरियस दूसरी घटनाएं इसके साथ साथ होगी। पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार की एक श्रृंखला बन जाएगी। इसके बाद धर्म सुधार चालू होगा। धर्म सुधार के बाद प्रति धर्म सुधार आएगा। प्रति धर्म सुधार के बाद अपना बहुत सारा प्रबोधन युग आएगा, और ये एक पूरी श्रृंखला बनती है जो लास्ट तक हमारे काम आती है, ठीक है। तो हम ये आज समझने का प्रयास करेंगे। कल हमने समझ लिया था क्या था, और आज हम समझेंगे इसके कारण और विशेषताएं क्या क्या, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज समझाई थी आप लोगों को कि देखो, इसमें कल का जो वीडियो था ना उसमें हमने एक चीज गलत लिख दिया था, जो आज हम करेक्ट कर लेते हैं। कि वहां पर अपन ने कस्तुनतुनिया जो अटैक हुआ था ना, कस्तुनतुनिया पर जो आक्रमण हुआ था, उसका टाइम पीरियड मांगा था अपन ने लगभग। उसमें मैंने गलती से 1300 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे आएगा 1453 ईस्वी के आसपास। अभी अपन करेक्ट कर लेंगे इसको। और एक और गलती शायद हो गई थी, जो कार्डिनल वेसारी था ना, कार्डिनल वेसारी जिसने जो बहुत सारी पांडुलिपियां लेके आया था कस्तुनतुनिया से, तो उसका अभी हमने देखा था कि वो लगभग हमने बोल दिया था कि 1500 से 2000 पांडुलिपि, वो ज्यादा अतिशक्ति हो गई थी। लगभग 800 के आसपास पांडुलिपियां लेके आया था, तो मैं उसको भी आपको करेक्ट कर देता हूँ। आज हम देखते हैं कि उसके पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे। तो हम आज थोड़ा सा ज्यादा डीप में एनालिसिस करें, इससे अच्छा है हम अपने टॉपिक पे रहें और ज्यादा भटके नहीं। तो हम देखते हैं कि इसके कारण क्या है, ठीक है। इसके कारण और विशेषताएं, दो ही चीजें अपन आज के वीडियो में कवर करेंगे, ठीक। अब देखो बेटा क्या क्या कारण थे, ठीक है। सबसे पहला जो कारण था ना अपना, वो वही था जो पुनर्जागरण में अपन पढ़ते हैं कि कस्तुनतुनिया। कस्तुनतुनिया जो है, कस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य भी लिख सकते हैं आप इसको, तुर्की आक्रमण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था ऐसा, कस्तुनतुनिया पर मैंने आपको कल भी बताया था। देखो, कस्तुनतुनिया जो है वो जंक्शन पॉइंट पे पड़ता है। कहाँ पे, ये यूरोप है और ये एशिया है, ठीक है। ये यूरेशिया रीजन। अब ऐसा ऐसा जो जंक्शन पॉइंट है ना, यहाँ पे पड़ता है। अब आप इसको देखोगे ना, यूरोप का जो ईस्टर्न जो हिस्सा है ना, पूर्वी भाग है यूरोप का, वो लगभग अपना पूरी रोमन साम्राज्य कहलाता था पहले, ठीक है। तो जब रोमन साम्राज्य टूटा ना, तो उसके टूटने के बाद बहुत सारे सामंती व्यवस्थाएं स्थापित हुई, बहुत सारे अलग अलग नेशन स्टेट एस्टेब्लिश हुए। तो बहुत सारे सामंत अलग अलग जगह थे, तो एक उनमें से एक पूर्वी रोमन भी था। तो असल में पूर्वी रोमन को हम मानते थे कि यहाँ पर जो है ना, यूनानी साम्राज्य की जो है विरासत यहाँ पर निवास करती है। इसीलिए जब अपन बोलेंगे ना कि कस्तुनतुनिया पर, जब कस्तुनतुनिया पर, ये इसको अपन कस्तुनतुनिया कहते हैं, ठीक है। तो ये कस्तुनतुनिया सिटी है ना, जब यहाँ से लोग बाग जाएंगे ना, यहाँ से जो विद्वान यूरोप में घुसेंगे ना, तो वो सब अपने साथ यूनानी लिटरेचर लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, हमने बात की, क्योंकि ये यूनान का सेंटर था। क्योंकि जब मध्यकाल में अपन देखते हैं, मध्यकाल में ये ईसाई धर्म यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका था तरीके से। तो ईसाई धर्म में जो ईसाई धर्म की जो शिक्षाएं हैं प्रमुख, 10 कमांडमेंट्स और ये, तो ये चीजें यहाँ पर जो ज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो गया था वो बाइबल हो गई थी। लेकिन पूरी साम्राज्य में पूरी रोमन, जिसकी राजधानी बाइजेंटाइन थी, है ना, ये बाइजेंटाइन राजधानी थी इसकी,
तो इस बाइजेंटाइन से जो लोग निकले, जो विद्वान निकले ना, वो यूरोप में जाके यहाँ पर लोगों को रियल नॉलेज के बारे में बताते हैं। रियल नॉलेज के बारे में बताया तो यूनान के बहुत सारे, जो मैंने कल भी आपसे डिस्कशन किया था कि बहुत सारे जो लोग थे ना, यहाँ से कस्तुनतुनिया से जाने वाले जो बहुत सारे विद्वान थे, वो यूनान के जो बहुत अपना अरस्तु के जो ग्रंथ है ना, उनका वहां पर ट्रांसलेशन किया गया यूरोप में जाके। तो अरस्तु के जो ग्रंथ है उनको, उनकी वजह से एक संप्रदाय का उदय हुआ जिसे अपन बोलते हैं पांडित्यवाद। कल भी अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो पांडित्यवाद और स्कॉलर्स थे, तो स्कॉलरिस्ट जिसको अपन बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो पांडित्यवाद है, ठीक है। तो पांडित्यवाद के बाद हम देखते हैं कि यूरोप में बहुत सारी जो चीजें हैं वो अरस्तु के हिसाब से डेवलप होने लगी ईसाई धर्म के स्थान पर, ठीक है। तो अरस्तु के हिसाब से डेवलप होने लगी और यूरोप में लगभग ये बात है अपनी, मैंने जो आपको बताया था 1453 के आसपास को। तो 1453 में ये अपने एक घटना होती है कि एशिया और यूरोप के जंक्शन पॉइंट पे पड़ता है कस्तुनतुनिया, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको बाइजेंटाइन कहता है, तो बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी रहा करती थी। और कस्तुनतुनिया से जो है, जब सेल्जुक तुर्क, एशिया से कौन से तुर्की साम्राज्य थे यहाँ पे, तो तुर्की जो लोग थे ना, वो जब कस्तुनतुनिया पे अटैक करते हैं, ठीक है, कस्तुनतुनिया पे अटैक करते हैं, और कस्तुनतुनिया को सेल्जुक तुर्क थी विशेषता, अगर इनका नाम लें तो इनको बोलते हैं सेल्जुक तुर्क। तो सेल्जुक तुर्कों ने जब कस्तुनतुनिया पे अटैक किया तो यहाँ से लोगों को भगा के, यहाँ से जो यहाँ पे जो स्कॉलर्स थे वो भाग के यूरोप में चले गए, और यूरोप में पुनर्जागरण की जो गति थी उसको बढ़ा दिया। तो क्वेश्चंस, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कस्तुनतुनिया का पतन है वो यूरोप में पुनर्जागरण के लिए सबसे प्रमुख कारण था। तो इस पर कुछ नोट लिखिए। तो क्यों था कारण? क्योंकि कस्तुनतुनिया से व्यक्ति जाएगा, स्कॉलर्स जाएंगे और यूरोप में यूनानी ज्ञान का प्रचार करेंगे, और हम कहते हैं इसको पुनः जागरण। तो पुनः जागरण किससे हो रहा है? ईसाई धर्म के स्थान पर यूनानी जो ज्ञान था उसका पुनः जागरण। यूनानी ज्ञान से आपने कैटलिस्टिक के रूप में काम करा यूनानी ज्ञान। तो उसके बाद बहुत सारी विशेषताएं आएगी, जो विशेषताओं में देखेंगे मानववाद का जन्म होगा उससे, ठीक है। मानववाद, तर्कवाद, ठीक है, तर्कवाद आएगा, विज्ञानवाद आएगा, अपन बाद में इसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ये ऐसी चीजें आएगी यहां से जो नॉलेज जाएगा उससे। अच्छा, दूसरा बात, कस्तुनतुनिया पर जब तुर्की आधिपत्य होगा, ठीक है, तो कस्तुनतुनिया में जो है आदमी, तुर्की आधिपत्य हो गया, तो अब जो है यूरोप में बहुत सारी जो चीजें हैं ना उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शन लगेगा? अब आप देख रहे हो कस्तुनतुनिया पर, कस्तुनतुनिया पड़ता है जंक्शन पे। अब जब जंक्शन पे कोई चीज है, ठीक है, तो ये एशिया है, और एशिया के बाद में अपन देखेंगे इधर जाके ये अरेबियन पेनिनसुला है, और इधर जाके ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इससे पहले क्या हो रहा था, ये जो अरब व्यापारी थे ना, ये यहाँ से सामान लेते थे इंडिया से, जिसमें मसाले हो गए, काली मिर्च हो गई स्पेशली, ठीक है, यहाँ से सामान लेते थे और वो यूरोप में सप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो यूरोप में कस्तुनतुनिया के थ्रू सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि कस्तुनतुनिया पर बाइजेंटाइन साम्राज्य का अधिकार था, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया ट्रेडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही कस्तुनतुनिया पर अटैक हो गया तुर्कों का, कस्तुनतुनिया पर आधिपत्य हो गया, तो तुर्कों ने मना कर दिया कि आज के बाद न कोई ट्रेड, न कोई आवागमन, सब कुछ बाधित हो गया। तो सब कुछ बाधित होगा, और यूरोप में ऐसे बाजारू सामान जो मसाले और काली मिर्च है उसकी बहुत खपत में कमी आ गई। और जब यूरोप में कमी आएगी किसी चीज की, तो उसकी पूर्ति के लिए यूरोप कहीं ना कहीं दूसरा इंतजाम करेगा। अगर यहाँ से कोई चीज नहीं मिल पा रही है इस रास्ते से, तो कहीं और से देखेगा। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अफ्रीका पड़ता है, देखो बेटा, ये अफ्रीका है, ठीक है। तो यूरोप ने ऐसा मार्ग ढूंढना शुरू कर दिया, या तो इसके थ्रू वो भारत में पहुंचे, या इसके थ्रू इधर से, क्यों पृथ्वी गोल है ना, तो इधर से जाएगा वो भारत में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पड़ता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जैसे ही लोगों ने यूरोप से भारत की खोज के लिए या चाइना की खोज के लिए कच्चे, क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तो कच्चे माल के लिए जब वो यूरोप से बाहर निकले तो विभिन्न भौगोलिक खोजें करेंगे। तो दूसरा जो कारण था ना,
पुनर्जागरण का, वो होगा भौगोलिक खोजें। तो भौगोलिक खोजें हुई बहुत सारी। उसके पीछे अपन ने देखा कारण क्या था कि यूरोप में मसालों की और काली मिर्च की कमी हो गई, इसलिए भौगोलिक खोजें करनी पड़ गई यूरोप को। लेकिन भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप क्या परिणाम हुआ? भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप ये परिणाम हुआ कि लोगों को यहाँ का जो पूर्वी ज्ञान था, अब ये अपन जो है विश्व मानचित्र के इस साइड आते हैं तो वो पूर्वी लोग कहलाते हैं। तो पूर्वी जगत का जो ज्ञान है ना, ऑब्वियसली तो पूर्वी ज्ञान जो है ना वो यहां से पहुंचा यूरोप। तो जब सामान के साथ साथ जब यूरोप के लोग जाएंगे पूर्व में, तो अपने सामान के साथ साथ ये पूर्वी ज्ञान को भी लेके जाएंगे। ठीक है, तो जब पूर्वी ज्ञान जाएगा तो इसकी जो गति है पुनर्जागरण की गति, वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक दूसरा जो रीजन आता है ना, इसका दूसरा क्या रीजन आता है? भौगोलिक खोजें। कस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य के बाद भौगोलिक खोजें ने पुनर्जागरण पे महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो भौगोलिक खोजें, ठीक, इसने भी क्या किया? पुनर्जागरण में योगदान दिया। कैसे दिया? क्योंकि पूर्वी ज्ञान से लोगों का परिचय हुआ, यूरोप से लोग गए पूर्व की तरफ और पूर्व में जाके लोगों ने वहां के ज्ञान को इस्तेमाल किया। तब जाके लोगों को पता चला कि यार ईसाई धर्म का ज्ञान के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे प्रकार का ज्ञान होते हैं। तब जाके लोग जो है वो पुनः जागृत हुआ। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है? एक और चीज आती है जो इसमें बहुत सारा जो पुनर्जागरण का प्रमुख कारण होता है, वो था छापे खाने का आविष्कार। ठीक है, छापा खाना, ऐसा क्या हो गया छापा खाना? ठीक है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। यूरोप में इन ये जो पुनर्जागरण हुआ ना, उससे पहले भी एक पुनर्जागरण हो गया। ठीक है, उसको अपन बोलते थे 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी दोनों में पुनर्जागरण हुए। ठीक है, तो उन पुनर्जागरण को बोलते हैं कैरोलिंगियन पुनर्जागरण। कैरोलिंगियन, ये तो हुआ था 8th सेंचुरी के एंड में और 9th सेंचुरी में, 8th-9th सेंचुरी में। और एक हुआ था ओटोनियन। ठीक है, तो दो घटनाएं होती है यूरोप में, ये लगभग 10th सेंचुरी 10th-11th सेंचुरी के आसपास होती है। ठीक है, तो यूरोप में दो बार पुनर्जागरण पहले ही हो चुका था, कैरोलिंगियन पुनर्जागरण और ओटोलियन पुनर्जागरण। लेकिन ये इसका विस्तार ज्यादा नहीं हो पाया, ये कुछ इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स के आसपास ही रहा। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो होता है ना, वो ही इस पे, उसका डोमिनेशन इस पे रहा। तो जब अगर समाज के बहुत बड़े तबके तक अगर ज्ञान नहीं पहुंच पाता है ना, तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं। ठीक है, तो पुनर्जागरण हो गया लेकिन कमरे के अंदर, क्लब्स के अंदर। ठीक है, यूरोप में उस टाइम पे क्लब्स चलते थे, क्लब्स के अंदर बातें होती थी और उसी से ज्ञान संवर्धन होता। ठीक है, तो जो ज्ञान बैठा ना, तो वो क्लब के अंदर ही रह गया, क्योंकि कैरोलिंगियन और ओटोलिंगियन जो पुनर्जागरण था उसके लिए स्पेस नहीं मिला। और स्पेस कब मिलता है? स्पेस जब मिलता है जब आप ज्ञान को बहुत बहुत ज्यादा लोगों के पास, बहुत ज्यादा लोगों के समूह के पास अगर आप ज्ञान को पहुंचा दोगे, तो आपको वो स्पेस मिल जाएगा और आप एक क्रांति कर सकते हो, पुनर्जागरण जैसी क्रांति। ये भी एक तरीके की क्रांति है। ठीक है, तो छापे खाने का आविष्कार जो हुआ ना, उसने पुनर्जागरण की गति को और ज्यादा बढ़ा दी। अब छापे खाने का आविष्कार हुआ था 1454 में, इसके जस्ट एक साल बाद। ठीक है, जब कस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य होगा उसके जस्ट एक साल बाद। तो फ्रांस में एक शहर पड़ता है मेंज। ठीक है, यहाँ का एक बंदा है, क्या है नाम? गुटेनबर्ग। ठीक है, तो फ्रांस में एक बंदा है जिसका नाम है जॉन गुटेनबर्ग, है ना, जॉन गुटेनबर्ग है। ये बंदा कहाँ का? जर्मनी का गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग है, अभी तक जर्मनी बना नहीं है लेकिन जर्मन था ये। ठीक है, ये जर्मन था और इस जर्मन बंदे ने फ्रांस के मेंज शहर में आके एक इस चीज का आविष्कार किया, छापे खाने का। ठीक है, और ये मेंज शहर से, ठीक है, इसको जर्मनी से बाहर निकाल दिया था। जर्मनी से जब एग्जाइल कर दिया तो फ्रांस में आके कारखाना बनाता है। तो फ्रांस में छापे खाने का आविष्कार होता है 1454 में। किसके नेतृत्व में? जॉन गुटेनबर्ग के नेतृत्व में। ठीक है, तो अब देखो, इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि छापे खाने के आविष्कार ने क्या किया, एक बहुत बड़े, जब छापे खाना बना तो इससे क्या किया? किताबों का, ठीक है, किताबें बनी, मैगजीन्स बनी, इनका पब्लिकेशन शुरू हुआ।
तो अगर मैगजीन किताबें छपना शुरू होगी, ठीक है, तो एक बहुत बड़े समूह के पास जाके उस चीज का इफेक्ट दिखेगा। तो जब छापे खाना खुला, छापे खाने का आविष्कार हुआ, तो किताबें मैगजीन्स छपना शुरू हुई, और मैगजीन्स ने क्या किया, बहुत सारे ग्रुप को इम्पेक्ट किया, बहुत सारे ग्रुप पे उसका प्रभाव दिखाई दिया अपने को। ठीक है, तो ये जो छापे खाना था, अब इसमें क्या कुछ फैक्ट्स ऐसे पूछे जाते हैं कि छापे खाने से पहली किताब कौन सी छपी, फर्स्ट बुक कौन सी थी जो छापे खाने से छपी थी। ठीक है, तो वो थी शायद 31st लाइन्स इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस। ठीक है, 31st लाइन इंटेलिजेंस, ऐसा कुछ था। और दूसरी किताब कौन सी छपी थी फिर इसके बाद, बाइबल। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी आपको याद रहने चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब कस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य हुआ, तो पूर्वी ज्ञान, पूर्व से जो लोग थे, कस्तुनतुनिया से जो लोग थे, वो यूरोप में आके अपने ज्ञान का, यूनानी ज्ञान का प्रसार किया। फिर भौगोलिक खोजों ने पूरी ज्ञान को यूरोप में भेजा। छापे खाने के आविष्कार ने उस ज्ञान को ज्यादा बड़ा बना दिया, ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचा दी। जब अगर इस तरीके की तीनों चीजें, चारों चीजें होगी ना, तो सिंपल बात है, क्या होगा, पुनर्जागरण का विस्तार होगा। तो ये कैरोलिंगियन पुनर्जागरण की तरह सीमित नहीं हो जाएगा, ये विस्तार कहां तक जाएगा, ये बहुत लंबा विस्तार चलेगा। ठीक है, इसका पूरा प्रभाव बाद में यूरोप से बाहर निकल के पूरी दुनिया पे भी दिखाई देगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसका चौथा जो रीजन था, वो था क्रूसेड्स। देखो, अब हमने देखा कस्तुनतुनिया और इसके आसपास जो था वो सेल्जुक तुर्क है, लेकिन इससे पहले धर्म युद्ध हुए थे कुछ, धर्म युद्ध जिनको अपन क्रूसेड्स बोलते हैं। धर्म युद्धों में क्या हुआ था, देखो बच्चों, धर्म युद्ध हुए थे लगभग 1093 से शुरू हो गए थे, 1090 मान लो आप। ठीक है, और ये 200 साल के आसपास चलेंगे, तो 1280 तक लगभग चले थे, 1279 तक चले थे, है ना। तो इतने लंबे धर्म युद्ध चलेंगे ना, तो ये कुल 8 धर्म युद्ध हुए थे। ये वैसे 96 है ना, लगभग 8 धर्म युद्ध होंगे इस बीच में। 8 धर्म युद्धों के में बहुत सारे लोग यूरोप में पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। देखो, हम कुछ भी माने, ये यूरोप है, यूरोप उस समय इतना तकनीकी रूप से एडवांस नहीं था। उस समय जो तुर्की, और ये इस्लामिक वर्ड अपन इसको लिखते हैं सीधा, तुर्की लिखना भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें सब लोग शामिल थे। ये इस्लाम वर्सेस ईसाई धर्म की लड़ाई थी, इसीलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया, इसीलिए क्योंकि इस्लाम वर्सेस ईसाई की लड़ाई है। तो यहाँ पे है इस्लाम वर्ड, और इस्लामिक वर्ड उस टाइम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस था। टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने का फायदा ये होता है कि ये कम से, इनका नुकसान कम से कम होता है। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पे बाहर से जो आक्रांता आते थे, जब वो भारत की टेरिटरी में घुसते थे, तो उनका कम से कम नुकसान होता था, भारतीय ज्यादा मरते थे, कारण वो तकनीकी रूप से काफी एडवांस लोग थे, है ना। उस समय की तकनीकी उनको ज्यादा अच्छे से पता थी, इसलिए भारत में जैसे ही घुसे वो, तो उन्होंने ज्यादा क्षति पहुंचाई हमें, इस वजह से हम ज्यादातर हारे और हमारा नुकसान भी ज्यादा हुआ। वैसे ही जब यूरोपियन लोगों ने इन पे अटैक किया, तो इनका नुकसान ज्यादा हुआ, ये तो बिल्कुल खत्म ही हो गए। इसी वजह से यूरोप में एक जो धर्म युद्ध है ना, जो सबसे बदनाम धर्म युद्ध है, जहां पे है ना कोई भी बचा नहीं था, जहां पे कोई नहीं बचा था, इसलिए इनको बच्चों को भी भेजना पड़ा था, है ना। तो उस बदनाम धर्म युद्ध को अपन बोलते हैं, जिसमें बच्चों का वृहद स्तर पर बच्चों को काटा गया, बच्चों का, उसको बोलते हैं चिल्ड्रन चिल्ड्रंस चिल्ड्रन क्रूसेड। ठीक है, बच्चों का धर्म युद्ध जिसको अपन बोलते हैं। तो इस धर्म युद्ध में इन्होंने छोटे छोटे 17-17 साल से नीचे के आयु के बच्चों को भी खड़ा कर दिया था, और सीधा फिर इस्लाम के लोगों ने उन पे भी कोई दया नहीं बरसाई, सीधा उनको भी मार डाला। तो यूरोप में बहुत सारी पीढ़ियां खत्म हो गई, बहुत कम लोग बचे थे। फिर धीरे धीरे जब क्रूसेड्स खत्म हुए, तो 200-300 साल बाद वापस यूरोप फ्लरिश करेगा, अदरवाइज तो लोग बचे ही नहीं थे लगभग, क्योंकि गुलामों को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को जो मिला ना, सबको भेजा, महिलाओं को भी इवन कई बार हमें ऐसे एग्जांपल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो पोप बिल्कुल पागल हो गए थे, पोप ने बिल्कुल यही सोच लिया था कि जितने लोग हैं ना, सबको भेजो आप धर्म में। तो बहुत लोगों को मरवा दिया इस चक्कर में। ठीक है, तो ये चीजें भी विश्व इतिहास में हमें दिखाई देती।
ठीक है। तो धर्म युद्धों का क्या इम्पैक्ट पड़ा? जब धर्म युद्धों में लोग गए, ठीक है, तो लोगों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया कि यार जब हम क्रूसेड में गए, अब आप कहते हो पोप साहब, आप कहते हो कि ईश्वर हमारे साथ है, तो फिर हम यहाँ क्यों नहीं जीते? 8 के 8 धर्म युद्ध आ रहे हैं, 2-3 में शायद थोड़ा सा एडवांटेज किया था इन्होंने, लेकिन 8 के 8 धर्म युद्ध लगभग आ रहे हैं। एटलास जीतेगा इस्लामी लोग। ठीक है। तो जब आप बोलते हो, इन्होंने जो सामान्य जनता थी उन्होंने पोप से सवाल किया कि जब आप बोलते हो कि यार ये तो धर्म युद्ध है, ईश्वर हमारे साथ है, गॉड हमारे साथ है, जब गॉड हमारे साथ है तो फिर हम हारे कैसे? ठीक है। और ये हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वो ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं, गॉड के लिए लड़ रहे हैं। तो जब इतनी ही बात है तो फिर हम यहाँ पे बार बार क्यों आ रहे हैं? तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो ये प्रश्न था तर्कवाद, ये प्रश्न था विज्ञानवाद। जब लोगों ने अपने मन की सोचना शुरू कर दी, मन से प्रश्न किया, तो लोगों ने अंधा होके देखा नहीं, अंधा होके प्रश्न प्रश्न करना शुरू कर दिया यूरोप पोप से। तो जब पोप से ये प्रश्न शुरू हो जाएगा तो ये धर्म युद्धों का पुनर्जागरण, धर्म युद्धों का इम्पैक्ट है पुनर्जागरण पे। ठीक है। तो धर्म युद्ध में लोगों ने जिज्ञासा पैदा हो गई धर्म युद्धों के हारने के बाद कि नहीं, पोप ऐसा नहीं है कि पोप सब कुछ जानता है, पोप से बाहर की भी कुछ चीजें हैं। ठीक है। और हर सवाल का जो जवाब है वो ईसाई धर्म ही नहीं दे सकता, ईसाई धर्म से ऊपर भी कोई चीजें हैं। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ये धर्म के जो बंधन है ना, वो ज्ञान को पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। ये चीज लोगों को समझ में आने लगी। इस वजह से पुनर्जागरण की जो स्पीड है उसमें भी आप इसका प्रभाव देखेंगे। ठीक है। एक मेजनिस एप्पल था, देखो ये मैं इसीलिए कहता हूं। तो इन धर्म युद्धों के प्रभाव से क्या हुआ? एक तो चर्च जो थी उसकी प्रतिष्ठा को, चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा, प्रतिष्ठा खत्म सी होगी इसके। दूसरा जो इंपैक्ट पड़ा ना धर्म युद्धों का, वो था जो यूरोपियन संस्कृति थी, तो यूरोपियन कल्चर का एशियन कल्चर से जो है वो संपर्क बढ़ा। ठीक है। यूरोप वाले लोगों को पता चला कि यार एशिया में कोई इस्लाम धर्म पलता है, एशिया में कोई लोग है जो पर्टिकुलर दूसरे धर्म को भी जानते हैं। तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ईसाई धर्म ही नहीं, और धर्म भी मौजूद है। तो यूरोपियंस का एशियन धर्मों से संपर्क, एशियन लोगों से भी संपर्क हुआ, और एशियन लोगों में इस्लाम धर्म को भी बताया। फिर यहाँ के लोग जो ज्ञान लेके आते थे ना, दुनिया की विश्व की अलग अलग संस्कृति, जैसे भारत से जो ज्ञान पहुंचा इस्लाम में, तो इस्लाम वालों ने इस ज्ञान को भी इनसे परिचित कराया। जैसे जो जिसको अपन अरेबियन नंबर्स बोलते हैं, एक्चुअली तो इंडियन नंबर्स ही है ना, भारतीय नंबर है। तो भारतीय नंबर्स को जो परिचय है ना, इसी टाइम पे इस्लाम ने करवाया यूरोप से। तो ये जो परिवर्तन आप देखते हो ना, ज्ञान का जो एक्सचेंज हो रहा है, इसकी वजह से भी पुनर्जागरण की गति में आप इजाफा देखेंगे। ठीक है। एक मेजनिस एप्पल की वो बात है ना, क्योंकि वो कोटेशन में कभी कभी पूछ ली जाती है ना, मेजनिस एप्पल क्रूसेड्स का आप लिख लेना थोड़ा सा, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। और मेजनिस एप्पल ने क्या बोला था? मेजनिस एप्पल ने बोला था कि धर्म युद्धों ने संपर्क की गति को बढ़ा दिया था। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं कि धर्म युद्धों ने संपर्क की गति को बढ़ा दिया। देखो मैं फटाफट लिख रहा हूं, इसकी वजह है बढ़ा दिया। तो अगर बढ़ा दिया, इस पर आप अपने मत प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो भाई साहब जब ऐसी चीजें आएगी तो आप अगर नाम देते हो ना, भाई ये किसने बोला था? ये मेजनिस एप्पल ने बोला था, ये मेजनिस एप्पल ने बोला था, एप्पल। ठीक है। तो मेजनिस एप्पल ने यही बात बोली। फिर आप विवरण दे दो कैसे बढ़ाई संपर्क की गति। दो ही कारण थे, एक तो चर्च की प्रतिष्ठा समाप्त हुई, चर्च की प्रतिष्ठा को समाप्त करके, और दूसरा एशियन ज्ञान जो है यूरोप में पहुंचा। विभिन्न जो एशिया का ज्ञान है आप यूरोप में पहुंचा। कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो। फिर जो मैंने बताया था कि एशिया के जो दूसरे लोगों से भी जब अरबियों का संपर्क था, वो चीजें भी कहां पहुंची? यूरोप में पहुंची। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, क्रूसेड समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? मंगोल आक्रमण। ठीक है। तो मंगोलों से संपर्क भी एक बहुत बड़ी देन है। तो मंगोलों से संपर्क, क्यों? मंगोलों ने डायरेक्टली अटैक तो नहीं किया, लेकिन एशिया का बहुत सारा हिस्सा मंगोलों ने जीत लिया था उस टाइम पे। तो मंगोलों से सीधा संपर्क होता है यूरोप वालों का। तो मंगोलों से संपर्क होता है। एक कुबलाई खान का नाम का एक शासक था वहां पे। ठीक है। तो एक कुबलाई खान जो था, इसके दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे। भारत से बहुत सारे लोग थे, जैसे कुछ बौद्ध भिक्षु थे, है ना, कुछ गणित के प्रोफेसर थे, ठीक है,
कुछ अलग अलग विज्ञान के लोग थे, तो सब भारतीय लोग थे, चीनी लोग थे, बहुत सारे अलग अलग संस्कृतियों के लोग, इस्लाम से बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो जो एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप का जो खजाना कुबलाई खान अपने साम्राज्य में बना के बैठा था ना, उसको जो है वो यूरोपियन से उनका संपर्क हुआ। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। यूरोप में एक होड़ लग गई जब मंगोल के वैभव, एशिया के वैभव का जब लोग यूरोपियन लोगों को पता चला, तो यूरोप में एक होड़ लग गई कि हम मिलने जाते हैं मंगोल साम्राज्य में। यार मंगोल साम्राज्य के लोगों ने तो पूरे एशिया में, पूरा अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, मंगोलों ने। तो मंगोलों से मिलने के लिए होड़ लग गई। तो उसमें जो है ना, सबसे जो सफल हुआ था ना, वो हुआ था मार्को पोलो। इस आदमी का नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्को पोलो जो था, कि न सिर्फ मंगोलों के पास गया, बल्कि इसने जो है, ये लगभग 1273 की बात है, ये इसके दरबार में भी पहुंच गया, कुबलाई खां के दरबार में। तो जब कुबलाई खां के दरबार में ये पहुंचा मार्को पोलो, तो इसका बहुत भव्य स्वागत हुआ। ठीक है, इसको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली कि यार ये जो नॉलेज था, ये इसको पता चला। एशिया का वैभव इसने यूरोप में प्रचार किया, भाई एशिया कितनी बड़ी चीज है। ठीक है, तो एशिया में कितनी भव्य भव्य इमारतें हैं, कितने बड़े बड़े शहर हैं। ठीक है, ये सब जब जाके मार्को पोलो यूरोप में बताता है ना, तब जाके पता चलता है लोगों को, यूरोपियन लोगों को, कि भाई नहीं 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 नहीं, सिर्फ ईसाई धर्म ही नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये चीजें, जब इन चीजों का आभास हुआ, लोगों को सांसारिकता का पता चला, तो लोग जो है विभिन्न रूप से जो है पुनर्जागरण की ओर अग्रसर हुए। लोगों को वापस चीजें समझ में आने लगी कि नॉलेज का लिमिटेशंस यहाँ पे नहीं। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था पांडित्यवाद। ठीक है, स्कॉलरशिज्म। पांडित्यवाद के अलावा मैंने आपको बताया नगरों का विकास हुआ यहाँ पर बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे शहर विकसित हुए। कैसे विकसित हुए? बहुत सारे नगर विकसित हुए। ठीक है, यहाँ पे इटली था। इटली में कोई बहुत बड़े बड़े, हर ईस्टर्न कोस्ट में अलग शहर विकसित हुए, वेस्टर्न कोस्ट में अलग शहर विकसित हुए। ठीक है, फिर जर्मनी में बहुत सारे शहर विकसित हुए, जर्मनी में शहर विकसित हुए, फ्रांस में शहर विकसित हुए। ठीक है, तो विभिन्न एरियाज में बहुत सारे नगरों का विकास हुआ। और नगरों के विकास में क्या होता है, एक फायदा होता है नगरों के विकास का। नगरों के विकास का ये फायदा होता है, देखो, नगर हमेशा आपको संचार की व्यवस्था प्रदान करते हैं, आवागमन देते हैं। ठीक है, जैसे नगरों का विकास होगा ना, देखो कैसे होगा, आवागमन बढ़ेगा। आवागमन बढ़ेगा, सीमितताएं कम होगी, तो नॉलेज का ट्रांसफर बहुत जल्दी होगा। सिंपल है ना। गांव में आप रहोगे, गांव में आप एक सर्टेन एरिया में रहते हो, कम लोगों से मिलते हो, गांव गांव के लोगों से ही मिलते हो, बाकी आपसे बाहर से कोई मिलने नहीं आ रहा है। शहरों में क्या है, आकर्षण होता है, आकर्षण होगा तो बाहर का व्यक्ति भी आएगा शहरों में, चाहे घूमने आए। ठीक है, तो जब शहरों में क्या होता है, आवागमन की व्यवस्थाएं अच्छी होती है, लोग बागों से इंटरेक्शन ज्यादा होगा, लोग बागों से मिलेंगे ज्यादा, तो क्या होगा, सिंपल सा, नॉलेज का ट्रांसफर ज्यादा होगा, तो लोगों का क्या होगा, पुनर्जागरण। सिंपल है। तो नगरों का विकास ने भी पुनर्जागरण की गति को तीव्रता दी। और नगरों का विकास क्यों हुआ, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये पूछोगे ना कि इसी टाइम पे क्यों हुआ नगरों का विकास यूरोप में। इस टाइम पे मैंने बताया था आपको कि जो इटली और ये वाला एरिया है ना, यहां से जो है ना, काफी लोग जो है पूर्व से मसाले लेके आते थे। ठीक है, तो पूर्व से मसाले आएंगे और इटली में डॉक होंगे। इटली के जो है फेमस फेमस कोस्टल एरिया में, जो फेमस फेमस शहर है इटली या जर्मनी या फ्रांस के कोस्टल एरिया में, जब ये मसाले डॉक होंगे ना, तो ऑब्वियसली बात है, यहां से जो है ना एक ट्रेडिंग सेंटर डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो मसालों के डॉक होने से, या एशिया से जो भी कच्चा माल आ रहा है वहां पे यहाँ पे जाके डॉक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाके यहाँ से पूरे यूरोप में पहुंच रहा है, तो सीधी बात है ये ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभरेंगे। तो शुरुआत ट्रेडिंग सेंटर के रूप में होगी, फिर लोग बाग यहाँ पे आके बसना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब एक बार इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है ना, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो जब ऐसा होगा, तो यूरोप में बड़े बड़े शहरों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। गुटेनबर्ग है ना, बर्टबर्ग है, इधर मिलान है, ठीक है, इटली में, और बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों का विकास शुरू होगा। ठीक है, मेंस शहर है फ्रांस का। ठीक है, ऐसे करके अपन ने देखे हैं बहुत सारे शहर। ठीक है, तो नगरों के विकास, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नगरों के विकास ने पुनर्जागरण की गति बढ़ा दी, कैसे? मैंने समझा दिया कैसे। फिर मंगोलों के संपर्क ने पुनर्जागरण की गति बढ़ा दी, आपको पता ही है, बता दिए। धर्म युद्धों ने कैसे बढ़ाया, बता दिया।
ठीक है, छापे खाने के आविष्कार ने कैसे बनाया, आपको समझ में आ गया। भौगोलिक खोजों ने कैसे बनाया, कस्तून दुनिया पर तुर्कों के आधिपत्य ने कैसे बनाया, सब कुछ समझ में आ गया। इसके अलावा क्योंकि नगरों का विकास हो रहा है, तो नगरों के विकास के साथ साथ मध्यम वर्ग का भी विकास होगा। तो मध्यम वर्ग में क्या है, एक कैपेसिटी पाई जाती है, ये बहुत लंबे सस्टेन करते हैं मध्यम वर्ग के लोग। जैसे आज भी अपन देखते हैं ना, मध्यम वर्ग खत्म नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो मध्यम वर्ग जब बहुत बड़े स्तर पर बनना शुरू होता है ना, तो ये अपनी शिक्षाएं है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाता है, ठीक है। तो जब मध्यम वर्ग के लोगों को पता चलने लगा ना कि नॉलेज क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, जब ज्ञान का आभास हुआ, तो इसने बहुत वृहद स्तर पर, अच्छा मध्यम वर्ग क्या है, यही लोग हैं जो बुद्धिजीवियों को सपोर्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअलों को सपोर्ट कौन करेगा, मध्यम वर्ग, ठीक है। यही लोग हैं जो शहर में ट्रेडिंग एक्टिविटी करेंगे, ट्रेड कॉमर्स में शामिल रहेंगे हमेशा। तो जब जो आदमी ट्रेड कॉमर्स में शामिल रहेगा, बुद्धिजीवियों को सपोर्ट करेगा, आर्ट और आर्टिसियन को, आर्ट और आर्टिसियन को शरण देगा अपने यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा, यूरोप में पुनर्जागरण बढ़ेगा। तो मध्यम वर्ग के जो विकास ने यूरोप में पुनर्जागरण में और बड़ी बाढ़ ला दी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं मध्यम वर्ग का विकास भी एक इसमें फैक्टर था, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे जो बहुत नगण्य है, कि व्यापार वाणिज्य में वृद्धि नगरों की वजह से, मैंने आपको समझाया कैसे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि। फिर हाँ, यूरोप में अपन ने देखा था मध्यकाल में सामंतवाद था, ठीक है। तो जब सामंतवाद था, तो सामंतवाद का ह्रास होने लग गया। सामंतवाद का ह्रास होने के पीछे मैंने रीजन बताए थे कि शहर बने, ठीक है, मध्यम वर्ग पैदा हुआ, और मध्यम वर्गों ने सामंतों से डायरेक्ट टक्कर लेना शुरू कर दिया। सामंतों, ड्यूक्स वगैरह कुछ भी बोलते हैं अपन यहाँ पे, ड्यूक बोलते हैं, कहीं पे क्या बोलते हैं ना, अलग अलग यूरोप में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोला जाती है सामंतों, ठीक है। तो अब जब ऐसी चीजें होगी ना, तो सिंपल बात है कि सामंतवाद का विनाश हो जाएगा, नगर बनेंगे, मंगोलों से संपर्क बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या है, नेशन स्टेट भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेशन स्टेट बनना शुरू होंगे तो सामंत कहाँ रहेंगे, राज्य के अंदर ही शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। तो राज्य के अंदर राज्य थे बेसिकली सामंत, ठीक है। तो आप ये देखोगे तो सामंतवाद का अंत होने से भी पुनर्जागरण की गति को जो है वो एक तीव्रता मिली, ठीक। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कारण साम्राज्य अपना पुनर्जागरण के। फिर अपन कुछ विशेषताएं इसकी देखते हैं ना, पुनर्जागरण की। ये अपन ने कारण देख ली, कारण के बाद आते हैं अपन विशेषताओं पे। तो विशेषताएं क्या क्या थी पुनर्जागरण की, विशेषताएं थी कि मानववाद आएगा, तर्कवाद आएगा, विज्ञानवाद आएगा, और इस तरीके से बहुत सारी जो चीजें हैं ना अपन देखते हैं, ठीक है। ये है इसकी विशेषता। तो क्या क्या विशेषताएं हैं देखो, सबसे पहला आता है मानववाद, ठीक है। तो मानववाद ने क्या किया, मानववाद का मतलब होता है मानव के प्रति प्रेम, ठीक है। मानव के प्रति प्रेम कैसे आया, ठीक है, अपन देखते